Hello everyone. Now we are meeting for lecture 3. लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी बात बच गई थी, उसको हम आज कवर कर लेते हैं। उसके साथ साथ सेक्शन 4 सेक्शन 5 को पढ़ लेंगे और फिर चैप्टर 12 का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेंगे आज। ठीक है, चैप्टर 12 के स्ट्रक्चर को समझना है हमें और उसके साथ साथ एक दो चीज़ें चैप्टर 3 चैप्टर 2 में एक दो चीज़ें समझेंगे, क्योंकि आसान चीज़ें हैं, उनको आप एक बार खुद पढ़ के देखेंगे फिर। और मेनली नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर 12 अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। सो टुडेज क्लास वुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ हैसल। आसान सी होगी, नॉर्मल सी होगी, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बात पर जो लास्ट क्लास में बच गई थी। लास्ट क्लास में हम सेक्शन 2 के क्लॉजेस पढ़ रहे थे। हमने वारंट केस पढ़ लिया था, समन्स केस पढ़ लिया था, एक बच गया था विक्टिम्स केस। तो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना उसको आगे। ये 2WA में विक्टिम और रह गया था। एक बार फटाफट से अपने बेराइट ओपन करो और मेरे साथ रीड करो। ठीक है, 3 2 1 गो। लिखा है, विक्टिम मीन्स अ पर्सन who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused victim means a person, victim का मतलब एक ऐसा इंसान who has suffered any loss or injury, जिसका कुछ loss या injury हुई है, caused by the reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir। ठीक है, अब विक्टिम में आपको ध्यान क्या रखना है। एक तो विक्टिम का मतलब क्या है, क्या क्या कौन कौन है विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर। अ विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड अ लॉस और इंजरी। ठीक, और कौन है विक्टिम के डेफिनेशन में इंक्लूडेड? हिज और हर गार्डियन एंड लीगल एयर। इतनी बात है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो है विक्टिम का मतलब। और क्या ध्यान रखना साथ में? इट हैज बीन एडेड बाय एक्ट 5 ऑफ 2009। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो छोटा सा लास्ट टाइम रह गया, ध्यान रखिएगा इसे। Victim means a person who has suffered any loss or injury caused by a reason of the act or omission for which the accused person has been charged। Accused person जिस omission या जिस act के लिए चार्ज किया गया है, उस act की वजह से लॉस और इंजरी हुई हो या उस omission की वजह से लॉस या इंजरी हुई हो। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन 4 पे आए फटाफट। अरे जल्दी आओ, जल्दी फटाफट फटाफट। उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, इनकेस अभी आप अक्टूबर में बना रहा हूँ, मैं अक्टूबर 2023 में बना रहा हूँ ये वीडियो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, तो आपके फॉर्म्स काफ़ी स्टेट्स के बचे हैं अभी निकलना, जिनके भी निकलने वाले थे और निकलेंगे नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में, हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, RJS है, DJS है, यूपी का है, इनकी MP की है। अभी उड़ती खबर आ रही है कि MP RJS के हो सकता निकल जाएं, मोस्ट प्रोबेबली RJS। झारखंड के निकले हुए हैं, फॉर्म इनके भरे जा चुके हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप में हो सकता है कोई क्लैट PG वाला वो क्लैट PG के लिए तैयारी कर रहा हो, उसके लिए वीडियो देख रहा हो सकता है कोई LLM की तैयारी कर रहा हो सकता है भी आप लॉ के स्टूडेंट हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वीडियोस देख रहे हैं। जिस भी लाइफ में हैं, जिस भी फेज़ में आप हैं लाइफ के, जियो इस फेज़ को और सीखो इस फेज़ को। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती और सीखने का मौका दोबारा नहीं मिलता। जितनी जल्दी चीज़ें सीखो। और CRPC तो बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, अभी 3rd लेक्चर पे हम, अभी जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो आप अभी आने बाकी हैं। तो ये हल्की हल्की चीज़ें ज़रा आप निपटा लें। स्टार्टर्स हम ले रहे हैं अपने। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मुझे स्टार्टर्स का उतना आइडिया नहीं है जब भी हम जाते हैं खाने पीने गई, बट आई हैव अ फ्रेंड एंड ही हैज़ गेन्ड सम एक्सपीरियंस, some dinner habits, some lunch habits, I don't know what to say,
बट उसको पता है स्टार्टर्स में क्या मंगाना है, फिर क्या मंगाना है। तो ये स्टार्टर्स है, ये पढ़ाई का स्टार्टर्स को मेरे को ज्ञान है। तो ये स्टार्टर्स है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। वी हैव टू डाइव इन द एक्चुअल डिनर, एक्चुअल थिंग दैट इज टू बी ईटन, और उसमें बहुत मज़ा आएगा, उसमें खूब मज़ा आएगा। तो फटाफट सेक्शन 4 पे आ जाओ। सेक्शन 4 की हेडिंग है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। ठीक है, लिखा हुआ है ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड और ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन। जो प्रोविजंस यहाँ दिए हुए हैं सीआरपीसी में, उनके हिसाब से। I hope we had already discussed the difference between investigation, inquiry and trial. Investigation is executive stage, inquiry is judicial stage, and trial is also judicial stage. Investigation का purpose collection of evidence था, inquiry का purpose is to inquire into the truth of matter, and trial का purpose is the conviction or acquittal. तो वो सब चीज़ें वही CRPC के हिसाब से होंगी, उन प्रोविजंस के हिसाब से होंगी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर लिखा है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। किसी भी दूसरे लॉ में जो कोई ऑफेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस, उनको भी इन्हीं प्रोविजंस के हिसाब से डील किया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स regulating the manner or place of investigation, inquiring into trial or other dealing with such offences. इनकेस अगर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट बना रखा है तो फिर उसके हिसाब से ट्राई किया जाएगा, अदरवाइज सीआरपीसी के हिसाब से ट्राई किया जाएगा। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, NDPS एक्ट आपका, इनमें जो है ऑफेंसेस उनका प्रोसीजर वहाँ दे रखा है, तो फिर उनके प्रोसीजर के हिसाब से डील किया जाता है। ठीक है, ओके। फिर आता है आपका सेक्शन 5 सीआरपीसी का। तो ये क्या कह रहा है, द नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल in the absence of specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force. क्या कहता है सेक्शन 5? nothing contained in this code shall affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred. तो भाई कुछ भी इस कोड में है वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ को, या किसी भी स्पेशल जुरिस्डिक्शन को या पावर कन्फर्ट को, और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्री। तो यानी स्पेशल लॉ में कोई भी बात दी गई है, कोई भी पावर दी गई है, कोई भी जुरिस्डिक्शन कन्फर किया गया है, उसमें कोई भी दखल अंदाजी सीआरपीसी नहीं देगा अनटिल अनलेस इन द एब्सेंस ऑफ अ, यानी जब तक कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन न दे रखा हो उसके कॉन्ट्ररी। जैसे बहुत बार फैमिली लॉ में जो है पावर अलग तरह के जज को दी जाती है, किसी दूसरे जज को दी जाए। ठीक है, SC/ST एक्ट में कोई और पावर किसी और स्पेशल जज को है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में किसी और जज को पावर दी गई है। यानी स्पेशल एक्ट में अगर पावर किसी को दे रखी है, जुरिस्डिक्शन किसी और तरह से दे रखा है, तो फिर उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस सेक्शन 5। ठीक है, चलिए, जैसे फैमिली कोर्ट्स में मेरे ख्याल से ADJ रैंक तक के व्यक्ति को, ADJ रैंक तक के जज साहब को वहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है, तो फिर स्पेशल लॉ जो बात कहेगा उसके हिसाब से बात होगी। ओके, दैट्स व्हाट वाज सपोज टू बी डन इन द प्रीवियस क्लास, बट हम कर नहीं पाए थे कुछ चीज़ों की वजह से। अब हमें चालू करना है हमारा अगला हिस्सा। इसके लिए मैं तुम लोगों से चाहूँगा कि अपनी बेयर का इंडेक्स खोल लेना, इंडेक्स में चैप्टर 12 निकाल लेना। बात करेंगे चैप्टर 12 का ढांचा क्या है, बात करेंगे चैप्टर 12 में दे क्या रखा है, एंड माइंडेड जो भी तैयारी वाले मूड में है वो
भाई साथ में क्वेश्चंस देखते जाएंगे, साथ में सॉल्व करते जाएंगे, आंसर राइटिंग की तैयारी करते जाएंगे कि आंसर्स लिखने कैसे, उनको पता होना चाहिए कि आंसर्स कैसे लिखे जाए। ठीक है, अपनी तैयारी साथ साथ करते जाना कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे चैप्टर 12 से खैर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब हद्दी बजा रखी है सवालों ने, लेकिन लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन देखोगे क्या क्या आए हैं। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर सेक्शन 174 पर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। FIR वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं, और भी तरह के सवाल हैं, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने चैप्टर 12 निकाल लिया होगा। चैप्टर 12 की हेडिंग दे रखी है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इन्फॉर्मेशन देखो, सुनते जाओ मक्खन की तरह और समझते जाओ क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ कहाँ दिया हुआ है, कैसे कैसे फ्लो में आगे बढ़ना है। एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। एंड इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो भाई मैं जितना तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इतना मुझे कॉलेज में आता होता, अरे वाह क्या बात थी। खैर, कॉलेज में अपनी जिम्मेदारियाँ थी, आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी, देखते हैं, सुनिए। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पर आपको समझनी है कि सेक्शन, इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट में जो शुरुआत होती है, तो भाई सेक्शन 154 से हो रही है। सेक्शन 154 आपको बोलता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, ढांचा समझ रहे हो, कुछ नहीं, बहुत आसान सा लेक्चर होने वाला है ये। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। और सेक्शन 155 क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। यानी इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो भाई आपको अगर इंफॉर्मेशन देनी है कॉग्निजेबल केस की, तो सेक्शन 154 डील कर रहा है। आपको अगर इंफॉर्मेशन देनी है नॉन कॉग्निजेबल केसेस की, तो सेक्शन 155 डील करता है। बड़ी आसान सी बात है। आपको FIR लिखवानी है, ठीक है, तो सेक्शन 154 डील कर रहा है कि आप कॉग्निजेबल केसेस के हिसाब से कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और नॉन कॉग्निजेबल केस की है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सेक्शन 155 डील करता है। 156 आ जाता है। फिर क्या कहता है 156? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। फिर से बात कर रहा है किसी कॉग्निजेबल केस की। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। इसमें जो सबसे मेन सब सेक्शन है इसका 3, वो आपको याद रखना होता है कि भाई 156 सब सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देने की, FIR रजिस्टर करवाने की, उसको पढ़ेंगे। तो ये 3 तो भाई आपके शुरुआती चीज़ें हो जाती हैं। फिर 157 से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। 157 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू, ये तो अपने प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, तो 157 से उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 157 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। 158 में जो है बताया जा रहा है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी। 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। अब 160 इंपॉर्टेंट आता है। फिर सेक्शन 160 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। यानी अब विटनेसेस बुलाए। भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी तो पुलिस वाले बुलाएंगे लोगों को, बयान लिए जाएंगे। तो 160 में बोला है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है विटनेसेस को बुलाने की। तो 160 में बुलाया जाएगा, 160 में बुलाया जाएगा। और 161 में 161 में बुला के उनका बयान लिखा जाएगा।
बुला के उनका बयान लिखा जाएगा। हेडिंग क्या कहती है 161 की? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। और 160 में क्या लिखा है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर विटनेस। ठीक है, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस। सुनते रहना, फ्लो क्या चल रहा है, सुनो, भूलना नहीं है। हमने क्या चैप्टर 12 चालू हुआ। चैप्टर 12 में एफआईआर का सबसे पहला सेक्शन आता है, सेक्शन 154, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। 155 में हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केस की यहाँ बात कर ली कि मजिस्ट्रेट साहब की पावर चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन चाहिए आपको नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टार्ट। वो अलग बात है कि पहली बार में आपको लगा था कि कॉग्निजेबल केस है, पर बाद में नॉन कॉग्निजेबल केस निकला, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया सेक्शन 156 की पुलिस ऑफिसर की पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो होता है 156 सब सेक्शन 3, जिसमें बात कही गई कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास सीधे सीधे जा सकते हो और उनको जो है कंप्लेंट जो है कर सकते हो। मजिस्ट्रेट साहब इसमें मतलब ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने का, पढ़ेंगे इसको। फिर आ गया सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ से मामला चालू हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो फिर बुला के जो है बयान लिए जाएंगे, बुलाया जाएगा कि आई विटनेसेस को या किसी को बुलाया जाएगा, जो भी विटनेसेस हैं, जो भी एक्विंटेड हैं केस के फैक्ट से, तो 160 में बुलाया जाएगा, 161 में बयान लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस पुलिस 162 में सेक्शन 162 में आपको एविडेंशियरी वैल्यू बताई गई है। एविडेंशियरी वैल्यू बताई गई है, ठीक है। 162 में कुछ कंडीशंस मतलब बता दी गई हैं कि ये जो 161 के बयान आपने लिए हैं इनको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। 163 में बोल रखा है कि भैया टीआईपी नहीं होगा। टीआईपी नहीं होगा, टीआईपी बोले तो मतलब क्या, कोई भी थ्रेट नहीं होगा, कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा, कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए बयान नहीं लिए जाएंगे। सेक्शन 164 में जैसे हम जाते हैं तो ये कहता है मजिस्ट्रेट साहब भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड कन्फेशन, मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड कन्फेशन। 164 में बात हो गई। 165 में 165 की हेडिंग क्या है? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। We'll see सर्च बाय पुलिस ऑफिसर में क्या लिखा है। 166 when officer in charge of police station may require another to issue search warrant, देखेंगे इसको। 166 A एंड 166 B, ये भाई इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 166 A की हेडिंग है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। आप बाहर जा रहे हो, इंडिया के बाहर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है कोई, तो फिर वहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। या बी मैं कह रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। ऐसे ही इसका उल्टा, बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, दैट इज आउटसाइड इंडिया के सेक्शंस हैं। 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो क्या किया जाए, ठीक है। सेक्शन 57 का ये मैंडेट है कि 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेल नहीं रखना है। 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेल नहीं रखना है किसी भी अक्यूज्ड को। तो भाई अगर 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेल नहीं रखना है और 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है तो फिर क्या किया जाए? तो 167 बता रखा है, ठीक है। क्या है 167? प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। और उसके बाद रिपोर्ट के ये चार 168, 169, 170, 171। 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। 169 रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, और लिखा है व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट 170 में। तो हमने क्या कहा
कि अगर एविडेंस, लास्ट क्लास में भी बात की थी, अगर एविडेंस डेफिशिएंट है तब क्या होगा, और अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो क्या होगा। ठीक है, अगर एविडेंस डेफिशिएंट था तो हमने कहा था 168 में जो है डेफिशिएंट एविडेंस है और 169 में उसकी क्लोजर रिपोर्ट है। सफिशिएंट है तो 170 में बात की गई और 171 में उसकी रिपोर्ट बताई गई है। और दोनों ही केसेस में 173 में मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट दी गई। तो 173 क्या कहता है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और 172 है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो भी केस की तहकीकात हुई है उसकी आप डे टू डे डायरी मेंटेन करेंगे, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। फिर है 174 सेक्शन 174, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड etc. 175, power to summon persons, और सेक्शन 176, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट into cause of death, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट into cause of death। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले इंक्वेस्ट रिपोर्ट की, तीनों सेक्शन से डील करते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट से। ठीक है, अब इसमें हम मजिस्ट्रेट साहब इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, यहाँ पर पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट को हैंडल कर रही है। अब यहाँ पर क्या इनटू कॉज ऑफ डेथ, कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप की भी बात आ जाती है। 174 में बेसिकली एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि अगर कोई सुसाइड हो गया, अननेचुरल डेथ हो गई, किसी की शक है, कोई विमेन है जिसकी 7 साल अभी शादी को नहीं हुए हैं पूरे, 7 साल के अंदर अंदर डेथ हो गई है, शक है कि भाई पता नहीं कैसे डेथ होगी, अननेचुरल डेथ है या और किसी वजह से अननेचुरल डेथ हो गई, किसी जानवर की वजह से हो गई, किसी मशीन की वजह से हो गई, मीनिंग देवा इट इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ। तो फिर एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, तहकीकात करेंगे, विटनेसेस वगैरह होंगे और विटनेसेस को 175 में बुलाया जाएगा। तो यहाँ से सवाल बन जाता है काफ़ी इंक्वेस्ट रिपोर्ट से। ठीक है, तो अब ये सब हमने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन हुई तो मामला आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट दी जाएगी, उस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, कॉग्निजेंस लेंगे तो ट्रायल चालू होगा। अब ट्रायल चालू होने पर बात आ जाती है कि ट्रायल कौन सी कोर्ट में चालू होगा, विच इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कौन सी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है ट्रायल को संभालेगी। ठीक है, वंस यू गो फॉर ट्रायल, competency of court comes into question. Competency of court comes into question. If the offence is graver, if the offence is more serious, a more higher judge, a more senior judge would look up into the matter. And who is a higher judge? It will be decided on the quantum of punishment that a judge can give. So competency of court is decided that way, that what is the quantum of punishment that a judge can give. What is the quantum of punishment? कितनी सजा कोई जज साहब दे सकते हैं और कितनी सजा को कोई जज साहब दे सकते हैं। फिर इसके लिए हम पढ़ते हैं पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट, that is chapter 3. There is chapter 3. तो हमने कहा कौन से जज साहब कितनी सजा दे सकते हैं। हमने कहा बात कर लें अगर हाई कोर्ट की, हमने कहा देखो हाई कोर्ट तो देखो हाई कोर्ट ही है, इट कैन गिव एनी सेंटेंस। फिर हाई कोर्ट के बाद हमने कहा
सेशंस जज साहब आ गए क्रिमिनल प्रोसीजर में। सेशंस जज भी एनी सेंटेंस। सेशंस जज के बाद अच्छा इसी में हम मान लेते हैं असिस्टेंट एडिशनल सेशंस जज, पहले एडिशनल सेशंस जज, ये भी कितनी भी सेंटेंस दे सकते हैं, एनी सेंटेंस। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जो डेथ सेंटेंस है भाई, डेथ सेंटेंस टू बी कंफर्म्ड, डेथ सेंटेंस टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। कौन सेक्शंस के तहत? सेक्शन 366 एंड सेक्शन 368, इनको देख लेंगे। इसके बाद असिस्टेंट सेशंस जज, असिस्टेंट सेशंस जज, इनका क्या हाल है साहब? 10 साल की सजा दे सकते हैं। फाइन में कोई लिमिट नहीं, फाइन में कोई लिमिट नहीं, ठीक है, बढ़िया। फिर कौन आता है? सीजेएम साहब आ गए, या सीजेएम साहब आ गए, या सीएमएम साहब आ गए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ गए। हमने कहा ये 7 साल की सजा दे सकते हैं, इनकी भी फाइन की कोई लिमिट नहीं, फाइन नो लिमिट। अब लिमिट आना चालू होगी। हमने कहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ गए या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ गए। देखो सीजेएम क्या होते हैं? सीनियर अमंगस्ट जेएमएफसी, यानी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में भी जो भी सबसे ज़्यादा सीनियर है वो सीजेएम बन रहे हैं। 7 साल की सजा दे सकते हैं, फाइन की कोई लिमिट नहीं है। जेएमएफसी में हमने कहा 3 साल दे सकते हैं, 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। फाइन की लिमिट दे रखी है 10,000 रुपये। ये जो नया एक्ट आया है 2023 में, इसमें ये जो लिमिट है अब ये 50,000 कर दी है, बढ़ा दी, बढ़िया है, शानदार। सातवें जेएमएससी, इनकी 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, और फाइन में इनका जो है पहले 10,000 था, मतलब जेएमएफसी का 10,000 है तो इनका 5,000 रुपये, लेकिन अब इसको भी बढ़ा दिया है न्यू एक्ट में, इसको भी बढ़ाकर जो है इंक्रीज करके 10,000 कर दिया गया है। इसको भी इंक्रीज करके न्यू एक्ट में 10,000 कर दिया गया। बाकी सब सेम रखा है, बाकी में किसी में न्यू एक्ट में चेंज नहीं है, लेकिन बस जेएमएफसी और जेएमएससी में चेंज किया है। पनिशमेंट भी सेम है, 7 ईयर्स 3 ईयर्स का। तो आप इस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से डिसाइड करोगे कि कैसा ऑफेंस है, किसके पास जाना है। शेड्यूल 1 में बता रखा है, शेड्यूल 1 हमने पढ़ा था, 6 कॉलम है, तो लास्ट वाले कॉलम में कोर्ट का जिक्र था कि कौन से कोर्ट में जो है मामला जाएगा। ठीक, अच्छा एक बार जरा इसी के साथ सेक्शन 6 निकालिए। सेक्शन 6 वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं समझना, इसमें इतना समझना है सेक्शन 6 बात करता है 6 टाइप्स ऑफ कोड की, क्योंकि 6 टाइप्स ऑफ कोड होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ कोड होते हैं। कौन कौन से? देखो क्या लिखा है। बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। तो पहला तो ये हो गया हाई कोर्ट। दूसरा एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, इस कोड के अलावा किसी और कोड में, किसी और लॉ में, किसी और लॉ द्वारा, यानी हमने कहा स्पेशल कोड्स, और कोई स्पेशल कोड्स। दूसरा ये हो गया। बाकी 4 जो इसमें दिए, कौन से दिए? देखो कोर्ट्स ऑफ सेशन, कोर्ट्स ऑफ सेशन, ठीक है। फिर लिखा है जेएमएफसी और एमएम, जेएमएफसी या फिर एमएम। 5वां जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और 6th आपका एग्जीक्यूटिव कोर्ट। तो ये ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो रिमेंबर दिस 2, कौन से 6 कोड्स आपको दे रखे हैं, ठीक। ये हमने पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से आकर हमें कोड्स दे रखे हैं। सेक्शन 6
सेक्शन 7 है टेरिटोरियल डिविजन्स. Every state shall be a sessions division or shall consist of sessions divisions. तो हर स्टेट में जो है डिविजन्स होंगे, या तो एक स्टेट में एक डिवीजन हो सकता है या ज़्यादा हो सकते हैं. एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट. हर सेशन में या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या इससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. Second, the state government may, after consultation with the High Court, alter the limits of the number of such divisions and districts. State government, after consultation of High Court, भाई यहाँ से प्रीलिम्स का एक सवाल बन सकता है कि कौन कर सकता है ऑल्टरेशन नंबर ऑफ डिवीजन स्टेट डिस्ट्रिक्ट और या फिर डिस्ट्रिक्ट का. स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. कब? ऑन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. ठीक. उसके बाद आसान है ये सेक्शंस, नथिंग एज सच ज़रूरी. इसके बाद हम आ सकते हैं सीधा सेक्शन 24. ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये इम्पोर्टेंट है. देखिए सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर. What is written here? Subsection 1 says, for every high court, the central government or state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or state government as case may be. हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को. एंड मे ऑल्सो अपॉइंट किसको? एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. किस चीज़ के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है. प्रोसिक्यूशन के लिए, अपील के लिए और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी. फॉर एवरी हाई कोर्ट. एक काम करें, इसमें आप एक टेबल बना सकते हैं अपने नोट्स में. एक हम एक टेबल बना देते हैं. क्या कहना चाह रहा है सुनना. आपने कहा सबसे पहली बात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन पर हायर किया जा रहा है. कहाँ के लिए? हाई कोर्ट के लिए. कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 7 years का. ये हम आगे बढ़ेंगे. इस सेक्शन 24 की जिस्ट लिख दीजिए, सब कुछ जो भी है वो लिख लीजिए. दूसरा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पीपी, बढ़िया नाम है. कहाँ के लिए? हाई कोर्ट के लिए. फिर से तो सेम चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे. कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई? 7 years. तीसरा, पीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट. पीपी कहाँ के लिए? डिस्ट्रिक्ट के लिए. अब कुछ बातें यहाँ ध्यान रखना. क्या बताते हैं? सेशंस कोर्ट कौन अपॉइंट करेगा? वही फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. नाउ कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट इज एब्सेंट हियर. पर यहाँ एक बात लिखी हुई है, एक्सपीरियंस 7 years होना चाहिए. पर यहाँ पर भाई एक डीएम साहब एक पैनल बनाएंगे. ठीक है, डीएम साहब, तो लो ज़रा पढ़ो मेरे साथ. ये पढ़ते हैं हम. 3rd सबसेक्शन पे आइए. नहीं सॉरी, 2nd पर नहीं, जस्ट अ सेकेंड. हम बात कर रहे हैं, हाँ, थर्ड लिखा है. फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट one or more additional public prosecutors for the district, provided
that public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may also be appointed to be public prosecutor of an additional public prosecutor as the case may be for another district. Next subsection, the district magistrate shall in consultation with the sessions judge prepare a panel of names of persons. तो डीएम साहब एक पैनल बना रहे हैं with consultation, यानी consulting after consulting sessions judge. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? The DM shall in consultation with the sessions judge prepare a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutors or additional public prosecutors for the district. यहाँ डीएम साहब एक पैनल बना रहे हैं जब डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है पीपी, हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट होते टाइम नहीं, देयर इज कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है. सबसेक्शन 5 कह रहा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डीएम. अंडर सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में जो पैनल बना है उसमें नाम आना चाहिए, वरना अपॉइंटमेंट नहीं होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पीपी और एडिशनल पीपी फॉर द डिस्ट्रिक्ट. 6 कह रहा है notwithstanding anything contained in subsection 5 wherein a state there exists a regular cadre of prosecuting officers, कि भैया छोड़ो भाड़ में जाइए पैनल वैनल, अगर ऐसा कुछ नहीं है और अगर एक रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एग्जिस्ट करता है तो पैनल वैनल की जरूरत नहीं है. फिर the state government shall appoint a PP or an additional PP only from among the persons constituting such cadre provided that where in the opinion of state government no suitable person is available in such cadre for such appointment that government may appoint a person as PP or APP as the case may be from the panel of names prepared by district magistrate. कि भैया अगर कैडर है भी और उसमें कोई सूटेबल पर्सन अवेलेबल नहीं है उस कैडर में, तो फिर डीएम ने जो पैनल बनाया है स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से अपॉइंट कर सकती है, मतलब फिर से डीएम के पैनल से अपॉइंट किया जा सकता है. और एक्सप्लेनेशन में लगा रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का मतलब है उसमें जो है लिखा हुआ है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स विच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ पीपी whatever name called and which provides for promotion of APP assistant public prosecutors by whatever name called. ऊपर एडिशनल पीपी को अपॉइंट किया जा रहा है पर उस कैडर में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे जो प्रमोट होकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनेंगे, तो उस कैडर में ये लोग शामिल होंगे. ठीक है. एंड prosecuting officer means a person by whatever name called appointed to perform the functions of a PP, an additional PP or an assistant public prosecutor in this code. A person shall be eligible to be appointed as public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been practicing as an advocate for not less than 7 years. तुमने लिख लिया कि भाई 7 साल तो होने चाहिए, 7 साल तो होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस. ठीक है. एंड हाँ, इसको ज़रा आगे जो है ख़त्म कर लीजिए. पीपी डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर एडिशनल पीपी फॉर सेशंस कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय सीजी और एसजी, और उसके लिए भी सेम 7 साल और डीएम साहब पैनल बनाएंगे सेशंस जज की कंसल्टेशन से. उसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पीपी अभी पढ़ते हैं. स्पेशल पीपी कहाँ लिखा है? किसी भी कोर्ट के लिए सीजी या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे एंड 10 years और ये इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. देखो पढ़ो. सबसेक्शन 8, the central government or state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. भाई तो 10 साल का अगर किसी का एक्सपीरियंस है उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन. तो विक्टिम भी चाहे तो अपना एक एडवोकेट असिस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट कर सकता है. 9, for the purpose of subsection 7 and 8, the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered
Sub assistant public prosecutor is an APP or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name you call shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate, not that important. लेवल तो ये भाई 5 चीज़ें जो आपको इस सेक्शन से याद रखनी है 24 से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करना है या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर अपॉइंट करना है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को एडिशनल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को सेशंस कोर्ट के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी। Again with the experience of 7 years should be there and DM will form a panel in consultation with sessions judge, ठीक है। And then the last one is special prosecuting officer जिसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कोर्ट के लिए किसी भी क्लास ऑफ कोर्ट्स के लिए and again who will appoint state government or central government, ठीक है। Then you come to next section which is section 25 which is सेक्शन 24 25 पे आ जाए, ठीक है। सेक्शन 25 इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़िए। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। यहाँ असिस्टेंट है, उधर बात हुई थी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स की या एडिशनल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, और यहाँ बात हो रही है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ठीक, इन कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स। वहाँ आपकी बात हो रही थी फॉर सेशंस कोर्ट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स के लिए हम एपीपी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। वन ए कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोसिक्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है 1A के तहत और सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, वही अपने अपने काम के लिए। Subsection 2, save as otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to be appointed as assistant public prosecutor. Subsection 2 कहता है कि पुलिस ऑफिसर को नहीं बनने देंगे assistant public prosecutor। थर्ड कहता है when no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the DM may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of that case। तो जब APP नहीं है, assistant public prosecutor absent है, तो DM साहब किसी को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। तो वैसे तो जनरल रूल इज पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन अगर कोई पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो फिर डीएम साहब अपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि पुलिस ऑफिसर को फिर कब नहीं कर सकते, इस केस में कर तो सकते हैं। फिर 2 कंडीशन लगा दी क्या, if he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted। तो या तो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में कोई अगर हिस्सा लिया है तो नहीं कर सकते उनको अपॉइंट। इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, तो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक के होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है क्या, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है सेक्शन 25 में, जनरल रूल नो पुलिस ऑफिसर टू बी appointed as assistant PP, assistant public prosecutor. This is general rule. But if there is non-availability, DM may appoint subject to 2 conditions। and what are those 2 conditions or 2 limitations? First, that पुलिस ऑफिसर जिसको डीएम अपॉइंट कर सकते हैं
should not have taken part, should not have taken part in investigation of that offense या of that case जिसके उनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है जिसके लिए. सेकंड, he should not be below the rank of inspector. तो that police officer should be at least या should not be below then inspector. ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर रैंक से उनको नीचे नहीं होना चाहिए. ठीक है, यही सेक्शन 25 में है जो आपको ध्यान रखना है. And everything else is easy peasy. You can just have a look for those sections जो बच गए हैं, जो रह गए हैं. Important बातें हमने कर ली. That's all for today. We'll keep it short. Now what we need to do is start in detail. Section 154 onwards from next class. We haven't studied much yet. ये बस स्टार्टर था, starters. I hope the spelling is correct. If it's not, forgive me. Okay. But yes, we need to start investigation, and believe me, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में. क्या है इन्वेस्टिगेशन, कैसे एफआईआर के क्या हैं, एफआईआर के एविडेंस फ्री वैल्यू क्या है, ठीक है, इज़ इट सब्सटेंशियल एविडेंस और इज़ इट नॉट, क्या डाइंग डिक्लेरेशन को एफआईआर कंसिडर किया जा सकता है, क्या कन्फेशन है को एफआईआर ट्रीट किया जा सकता है, 162 में क्या है, 161 के बयान क्या हैं. बड़ा मज़ेदार चीज़ें हैं, पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे अरे वाह वाह वाह, कुछ नया सीख रहे हैं. So that's all for today. Tata bye bye. Hope you are doing good. Hope you are preparing for your exams well.